गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग जितना भी क्लास किए कुछ हम लोग लाइव क्लास किए थे, अपने क्लास में आते थे और पढ़ते थे। 3 चैप्टर हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स का, फिर रे ऑप्टिक्स का, जिसमें लास्ट वाला जो चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स का था, जिसको प्रिज्म और डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला गया था, यानी प्रिज्म और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें 7 रंग सूर्य का प्रकाश जो होता है वाइट लाइट वो बढ़ता था। ये हमने सारा थ्योरी पढ़ लिया, अब इसको वापस बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको दिक्कत हो तो वीडियो को वापस देखिए। अब से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स में, मैंने 2 ब्रांचेज बताया था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, यानी किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में आपको 4 चैप्टर मिलने वाले थे, तो 4 चैप्टर आपको मिल चुके हैं, 4 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपका स्टार्ट होने वाला है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपको टोटल 3 चैप्टर मिलेंगे, तो टोटल 4 और 3 7 चैप्टर ऑप्टिक्स के थे। तो आपको आज से वेव ऑप्टिक्स का थ्योरी स्टार्ट किया जाएगा। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ को हम लोग वीडियो में समझते हैं। चैप्टर छोटा छोटा है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, लेकिन बस इसको ध्यान से समझने लायक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा है पार्ट 5 ऑप्टिक्स के बारे में। हम वापस इसका इंट्रोडक्शन फिर से करवाते हैं कि प्रकाशिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। 2 हमने बताया था, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, तो इसको सिर्फ रे ऑप्टिक्स और इसको सिर्फ वेव ऑप्टिक्स के नाम से ही नहीं जाना जाता, इसका एक और भी नाम होता है। वो नाम क्या होता है वो हम आपको पहले नहीं बताए थे, लेकिन वो नाम अभी हम आपको बता देते हैं। वो नाम क्या होता है, रे ऑप्टिक्स को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगह पे आप ज़्यादातर रे ऑप्टिक्स से ही लोग जानता है, लेकिन इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हम बोल सकते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है। ये ज्यामितीय प्रकाशिकी इसको हिंदी में बोला जाएगा, यानी रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स का भी एक और अनदर नाम है, और उसका नाम क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स तो है ही नाम, फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो फिजिकल ऑप्टिक्स को भौतिक प्रकाशिकी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि प्रकाशिकी के 2 प्रकार होते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ा था, इसका अनदर मैंने नाम भी बता दिया यहाँ पे कि इस तरह से इस दोनों का नाम होता है, ठीक है। जिसमें आपने इसका पूरा थ्योरी पढ़ के रखा है, जिसमें आपने टोटल 4 चैप्टर पढ़ा। चारों चैप्टर्स में आपने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, है ना, यही थ्योरी आपने देखा। इसी से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन थे वो आपने पढ़ा, यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, और उससे रिलेटेड जितने भी घटना था, फिनोमिनन था, उसके बारे में अभी तक हमने स्टडी कर लिया है। लेकिन अब क्या, तरंग प्रकाश की अब मुझे ये पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर मिलेंगे। तो ये जो 3 चैप्टर आपको तरंग प्रकाश की, भौतिक प्रकाश की में मिलने वाले हैं, वो किस तरह से हैं, किस तरह से बेस्ड हैं, ये सारे चीज को समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से आपको तरंग प्रकाशिकी, यानी इंग्लिश में बोला जाएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इसका ब्रांचेज पढ़ना है। अच्छा, आप जब तरंग प्रकाशिकी के बारे में जान रहे हो तो आपको पहले ही हमने बताया कि तरंग प्रकाशिकी को आप भौतिक प्रकाशिकी के नाम से भी जान सकते हो। ये आप लिख लेना तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग इस चीज़ के बारे में तो जान गए कि किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, पहले आप इसके बारे में पढ़ भी लिए, इसका अनदर नाम भी मैंने बता दिया। अब हमको इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग को इसके बारे में क्यों पढ़ना है, हम लोग यहीं पे संतुष्ट क्यों नहीं हुए, ये थ्योरी क्यों लाया गया। तो ये थ्योरी क्यों लाया गया, इस चीज़ को समझते हैं। तो जब हम लोग किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी रे ऑप्टिक्स, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना गया, ठीक है, रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपने लाइट के सिर्फ 2 ही थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। और वो कौन कौन सा थ्योरी था, तो एक था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, आपने ये थ्योरी देखा, और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको बोला गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में, और इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में। थोड़ा सा स्पेलिंग चेंजिंग है, बाकी सब चीज़ सेम होता है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग सिर्फ 2 ही चीज़ का एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपने डिस्पर्सन यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन,
और भी जो भी लेंस, दर्पण, आपने थी क्या बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, दूरबीन यानी टेलीस्कोप, जितना भी पढ़े उस सब में तो यही दोनों थ्योरी लगाया गया, या तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को हो या तो अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन को हो। इसके अलावा लाइट के किसी भी फिनोमिनन को हमने नहीं एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो बाकी लाइट के जितने अनदर फिनोमिनन है जिसके बेस पे और भी कुछ कुछ काम होता है, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दूसरा ऑप्टिक्स का दूसरा भाग का जरूरत था, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, या एक और नाम है भौतिक प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ लिख दें कि अब आपको तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसका सबसे लेसन फर्स्ट देखते हैं, 4 चैप्टर मैंने उधर पढ़ा। अब वेव ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर अगर हम लोग पढ़ें तो चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश का, चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी लाइट के वेव थ्योरी। ये पहला चैप्टर है। 3 चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मज़ेदार है। इसमें स्टोरी ज़्यादा आपको पढ़ना है, थ्योरी टाइप का, यानी कि एक लंबा सा आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसमें आपको लाइट के बारे में पढ़ा है कि लाइट में कौन कौन से वैज्ञानिक लोगों ने क्या क्या बताया और कैसे कैसे लाइट का हम लोग थ्योरी जान पाए। ये सारा चीज़ का एक्सप्लेन इस चैप्टर में करेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत चैप्टर का नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, टॉपिक है प्रकाश के तरंग सिद्धांत व्याख्या, ठीक है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत ना कह के थोड़ा इसको हटाते हैं और लिखते हैं प्रकाश के प्राकृत, ठीक है, उसका क्या प्राकृतिक है की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर ऑफ लाइट। ये हमको पहला टॉपिक पढ़ना है, यानी प्रकाश का नेचर, प्रकाश का प्राकृत क्या क्या है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। चलो ध्यान से समझते, बहुत आराम से समझना, समझने लायक चीज़ है। जिसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं समझने के लिए, ठीक है, साइंटिस्ट लोग का थ्योरी है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है न्यूटन। न्यूटन का नाम आप लोग सुने हो, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी खोज करके दिए है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत। आपको सबसे पहला लाइट के नेचर को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटन, स्ट्रॉफियस का के कारण लगा है न्यूटन्स कॉर्पस। देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे कॉर्पस, और उसके बाद लिखेंगे क्यूलर, यानी पढ़ेंगे कॉर्पस क्यूलर थ्योरी। समझ गए? इसको कैसे पढ़ना है? हाफ हाफ करके पढ़ना है, कॉर्पस क्यूलर, यानी कॉर्पस क्यूलर थ्योरी, ठीक है। न्यूटन्स कॉर्पस क्यूलर थ्योरी, यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ठीक है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत से भी लोग जानता है, लेकिन न्यूटन खोजे तो न्यूटन के नाम पे हमने दे दिया कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत, यानी न्यूटन कॉर्पस क्यूलर थ्योरी, ठीक है। इसका जो डिस्कवर्ड है, इसका लिखना कैसे डिफिनीशंस, वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, वो आप यहाँ से डिफिनीशन लिख सकते हो कैसे कैसे। ये सारे लिखने के बाद फिर न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है वो लिखना है। समझ लेते हैं कि वो जो लिखा हुआ आपके डिस्प्ले पे वो क्या है, क्या क्या उसमें बताया गया। तो सबसे पहले ये जान ले कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत का जो खोज है वो 1675 में किया गया, ठीक है। और किनके द्वारा किया गया है, तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, थ्योरी का ही नाम है न्यूटन, तो सर आइजैक न्यूटन, यानी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा 1675 ईस्वी में न्यूटन का कणिका सिद्धांत यानी न्यूटन्स कॉर्पस क्यूलर थ्योरी का खोज किया गया है, ठीक है। अच्छा, खोज तो कर दिया गया, लेकिन इस थ्योरी में बताया गया क्या, तो अब चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात करते हैं प्रकाश के स्रोत का। प्रकाश के स्रोत कहने का मतलब सोर्स ऑफ लाइट, यानी जहां से प्रकाश उत्पन्न हो सके, जैसे बल्ब, सन, और भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं, ट्यूबलाइट है ना, कहीं आग जल रहा है तो वहां से भी प्रकाश निकल सकता है। तो जहां से प्रकाश निकल रहा है वैसा हमने एक स्रोत लिया, एक सोर्स लिया।
अब देखा गया, न्यूटन ने क्या बताया कि जब किसी स्रोत से प्रकाश निकल के माध्यम में संचरित करता है, ठीक है, जब किसी स्रोत से प्रकाश निकल के माध्यम में संचरित करता है, यानी किसी सोर्स से लाइट जब मीडियम में ट्रांसमिशन करने के लिए निकलता है, ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है, तो वो अपने रास्ते में आने वाले जितनी भी वस्तुएं हैं, क्योंकि जब प्रकाश चलेगा तो उसके रास्तों में अनेक वस्तुएं मिलेगी, अनेक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो जितने भी वस्तु आएंगे वो सारे वस्तु के सरफेस पर प्रकाश के छोटे छोटे कण उस वस्तु के सरफेस को सूट करेंगे। समझे बात? यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रकाश के स्रोत से प्रकाश निकला और प्रकाश एक छोटे छोटे कण के रूप में निकला। न्यूटन का कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो है वो एक छोटे छोटे कण के रूप में निकला और निकलने के बाद उसके सामने आने वाली जितनी भी सतह थी वस्तु का, उस सारे सतह को उसने सूट किया। सूट कहने का मतलब उसको जाके जैसे गोली से मारा वैसे ठोक दिए, यानी कि वो आया ऐसे प्रकाश निकला छोटा छोटा कण और इस सतह को शूट कर दिया और शूट करने के बाद वो बिखर गया चारों तरफ, ठीक है। तभी तो ये प्रकाश, यहाँ उनका कहना ये था कि जब प्रकाश आया, और ये हमको क्यों दिख रहा है, ये हाथ इधर वाले बच्चा को भी दिखेगा, इधर वाले को भी दिखेगा, इधर वाले को, सबको दिख रहा है। कारण क्योंकि प्रकाश यहाँ से आ रहा है और प्रकाश का छोटा छोटा कण टकरा के बिखर जा रहा है, चारों डायरेक्शन में जा रहा है और हर एक की आंख में पहुंच रहा है। और फिर प्रकाश के आंख में जब प्रकाश पहुंच रहा है तो इस तरह से हाथ का इमेज बन रहा है और वो हाथ दिख रहा है। तो न्यूटन ने इसका खोज किया 1675 में और उन्होंने बताया कि प्रकाश एक छोटा छोटा कण के रूप में चलता है और वो कण अपने सामने आने वाले किसी भी वस्तु के सतह को सूट करती है, यानी सरफेस को सूट करती है। यही थ्योरी कहा गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत या न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के नाम से इसको जाना गया, ठीक है। अच्छा, तो न्यूटन का मेन कहने का मतलब क्या था कि न्यूटन की मेन कहने का मतलब क्या है कि लाइट जो होता है वो एक छोटा छोटा कण के रूप में चलता है और उस सारे कण का नाम कणिका रखा गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला गया कॉर्पस सेल्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, यहां तक पढ़ेंगे कॉर्पस फिर सेल्स, तो कॉर्पस सेल्स यानी जितने भी प्रकाश का कण है वो उसको कॉर्पस सेल्स के नाम से जाना गया। यानी एक बात तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि न्यूटन बोलना क्या चाहते हैं। न्यूटन ये बोलना चाहते थे कि प्रकाश एक कण के रूप में चलती है, यानी प्रकाश जो है वो बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स के कण से मिलकर बना हुआ है और वो कण हमारे बॉडी को किसी सरफेस को सूट करके चारों तरफ बिखर जाता है। और यही सिद्धांत, यही थ्योरी को बोला गया न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, और उस छोटे छोटे कण का नाम रखा गया कॉर्पस सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन के लिए। अब हम लोग एक थ्योरी के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे थ्योरी के। अब हम लोग दूसरे थ्योरी के बारे में अगर समझे तो पहला तो न्यूटन का मैंने पढ़ लिया, दूसरा क्या था, यानी पहला न्यूटन ने नेचर बता दिया लाइट का कि तुम जो हो भाई छोटे छोटे कण से मिलके चलते हो यार, कण ही के रूप में तुम आगे बढ़ते हो, कण ही से मिलके बने हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कॉर्पस सेल्स से ही मिलके बने हो और उसी से आगे तुम बढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने इनको क्या बताया, ठीक है, और क्यों बताया, क्या ये थ्योरी पे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने आखिर आगे का नया थ्योरी क्यों दिया गया। तो प्रॉब्लम का क्या हुआ वो समझिए। न्यूटन्स की थ्योरी में कुछ लिमिटेशन पाई गई, लिमिटेशन यानी सीमाएं, गलतियां उसकी ढूंढी गई। क्या गलतियां ढूंढी गई, तो पहला गलती ये हुआ कि अपने थ्योरी में इन्होंने सिर्फ रिफ्लेक्शंस कहने का मतलब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ये न्यूटन अपने थ्योरी में जो अपने थ्योरी बताया लाइट को एक कण के रूप में माने और इस थ्योरी का नाम रखे न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इस सिद्धांत में न्यूटन प्रकाश के सिर्फ दो ही घटना का व्याख्या कर पाए, यानी न्यूटन इस सिद्धांत में लाइट के सिर्फ दो ही फिनोमिनन का एक्सप्लेन किए, और वो क्या, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन अपवर्तन। कहने का मतलब ये है कि जब ये थ्योरी न्यूटन ने पढ़ाया तो इस थ्योरी के आधार पर सिर्फ प्रकाश के दो ही घटना के बारे में हमको जानकारी मिली, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो यहाँ इनकी थोड़ी सी कमी हो गई, ठीक है। और क्योंकि लाइट की और भी फिनोमिनन होती है और वो चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया तो थोड़ा सा इस थ्योरी को मान्यता कम दी गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलतियां क्या हुई, दूसरी गलतियां आप हमेशा से जानते हो कि प्रकाश अगर दो मीडियम होता है, सघन और विरल,
डेंसर और रेयर। सघन माध्यम मतलब यानी सघन यानी डेंसर यानी ज्यादा घना, रेयर यानी विरल यानी कम घना वाला मीडियम, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश किस मीडियम में ज्यादा तेज चलता है? आपको पता है प्रकाश वहां तेज, लाइट वहां तेज चल सकता है हाईली वेलोसिटी के साथ जहां डेंसिटी कम हो, है ना। यानी कि रेयर यानी कि विरल माध्यम में ज्यादा तेज चलेगा, सघन में कम चलेगा। कहां चलेगा? विरल में ज्यादा तेज और सघन में कम तेज, क्योंकि सघन जो है वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, विरल जो है वो कम भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो विरल में ज्यादा तेज चल पाएगा। लेकिन न्यूटन यहां बात को उल्टा कर दिया। न्यूटन ने क्या बताया कि विरल में ही ज्यादा तेज चलेगा, सॉरी विरल में ही कम तेज चलेगा और सघन में ज्यादा तेज चलेगा। हमने क्या जाना कि जहां भीड़ एरिया कम होगा, है ना, भीड़ भाड़ कम होगा, वहां हम तेज दौड़ सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो विरल में भीड़ भाड़ एरिया कम है तो वहां पे हम तेज दौड़ सकते हैं। न्यूटन सीधा उल्टा बता दिया कि वहीं कम तेज दौड़ेंगे और भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे। यानी लाइट को डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में ज्यादा वेलोसिटी में चलवाने का थ्योरी दे दिए और विरल माध्यम यानी रेयर में कम वेलोसिटी से उन्होंने चलवाने का ये टर्म बता दिया। तो जिसके कारण इनकी थ्योरी को गलत मान दिया गया और ये काट दिया गया इस थ्योरी को, ठीक है। और ये है न्यूटन का कनिका सिद्धांत यानी न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। तो आगे का थ्योरी क्यों आया वो आप समझ गए। इस प्रॉब्लम के कारण क्यों दो ही थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा, लाइट को वो डेंसर में ही ज्यादा स्पीड में चला दिए जबकि रेयर में ज्यादा स्पीड चलना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमको पढ़ना है? दूसरा, पहला न्यूटन का पढ़े, अगला आपको पढ़ना है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है, यानी वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी हाइगेंस तो नाम ही था इनका, ठीक है। तो हाइगेंस, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, तो पूरा नाम क्रिश्चियन हाइगेंस के नाम से, इनका पूरा नाम जो था वो क्रिश्चियन हाइगेंस था, डच के थे ये, क्रिश्चियन हाइगेंस। न्यूटन ने अपने थ्योरी को 1675 में खोज करके दिया एंड जस्ट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के तुरंत बाद 1678 ईस्वी में, 1675 में उन्होंने दिया, 3 साल बाद 1678 में इन्होंने एक अपना नया थ्योरी दिया, हाइगेंस अपना नया थ्योरी दिया जिसका नाम हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बोला गया, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सीधा यह बताया कि न्यूटन कॉर्पस सेल्स यानी कणिका के रूप में लाइट को माने कि लाइट जो होता है वो इसके बहुत सारे कणिका, छोटे छोटे कणिका यानी कॉर्पस सेलस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और वो किसी मीडियम में किस तरह से चलते हैं तो सीधे सीधे आके और शूट कर देते हैं, शूट करने के बाद बिखर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को काटा गया और हाइगेंस क्या बताया? हाइगेंस ये बताया कि लाइट जो होता है वो एक कणिका के रूप में न चल के लाइट जो होता है वो एक तरंग के रूप में चलता है। तरंग को इंग्लिश में वेव बोलते हैं। और तरंग क्या है? तो तरंग एक लहर है, जैसे पानी में, समुद्र के पानी में आप लहर चलते हुए, लहर दौड़ते हुए चले। हमारा साउंड जो है यानी ध्वनि भी एक तरह का तरंग है। कैसे 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में हम लोग तरंग का बहुत एक्सप्लेनेशन पढ़े थे, 11th इसलिए पढ़ना जरूरी है और बताया भी गया था सब चीज के बारे में। तो अभी आप समझ लो कि तरंग, ठीक है, तो तरंग यानी लहर के रूप में, ठीक है। और वो यानी कि कहने का मतलब यह है कि उसका पार्टिकल्स जो है वो दोलन करते रहे। यानी कि तरंग क्या होता है कि तरंग किसी माध्यम में यानी वेव किसी माध्यम में अगर चलना स्टार्ट कर दिया तो उसके पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशंस में रहेंगे, कंपन करते हुए रहेंगे, ऐसे 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 किसी तरह से वो हिलते डोलते रहेंगे, डोलन कंपन करते रहेंगे, तो वो तरंग होता है। तो हाइगेंस ने बताया कि ये कणिका कॉर्पस सेल्स के रूप में न चल के तरंग यानी वेव के रूप में चलते हैं। और फिर यहाँ पे भी उन्होंने एक नेचर बताया, ठीक है, जैसे हम लोग लाइट का नेचर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे तरंग वेव का नेचर बताया गया कि यहाँ जो, ठीक है, लाइट मानते हैं तरंग है, लेकिन कौन सा तरंग है, तरंग का कौन सा नेचर वाला है, तो वो नेचर उन्होंने बताया, ठीक है, कौन सा, तो अनुदैर्ध्य का। अनुदैर्ध्य कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल, अभी हम तुरंत समझाएंगे कुछ देर में आपको। अभी आप समझ लीजिए कि लाइट तरंग यानी वेव है और ये कौन सा वेव है, तो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये किसने बताया? ये हाइगेंस ने बताया, ठीक है। और हाइगेंस जब ये चीज बताया तो उन्होंने इस आधार पर पहले तो ये बताया कि ये कणिका नहीं है
और परावर्तन अपवर्तन के छोड़ के, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन छोड़ के बाकी किसी भी थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन किया गया। इन्होंने बताया कि ये तरंग होता है वेव, और ये अनुदैर्ध्य फॉर्म में चलता है लॉन्गिट्यूडनल रूप में। लेकिन इन्होंने, और इस आधार पर इन्होंने परावर्तन अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अलावा और भी दो थ्योरी को इन्होंने यहां पे दिखाया, यहां पे एक्सप्लेन करवाया। यानी इन्होंने, हाइगेंस ने सिर्फ अपने नए एक्सप्लेनेशंस को नहीं दिया। ऐसा नहीं कि परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को इन्होंने नहीं पढ़ाया, इन्होंने भी इस चीज को पढ़ाया। कणिका के आधार पर सिर्फ यही दो चीज एक्सप्लेन हुआ था, और इनके आधार पर, तरंग यानी वेव के आधार पर, ये दोनों तो हुआ ही, इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हुआ। और वो क्या, यानी इसके आधार पर परावर्तन यानी इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों तो पहले हुआ था, ये भी किए इसका एक्सप्लेन वेव मान के। ठीक है। तीसरा व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। ठीक है। चौथा विवर्तन, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन। और लास्ट पांचवा ध्रुवन, पोलराइजेशन। लेकिन ये नहीं, यहीं पे बताएंगे हम इसके बारे में। लेकिन अभी ये इसको कुछ देर के लिए ध्रुवन को हटा देते हैं, पोलराइजेशंस को हटा देते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हाइगेंस कणिका न मान के जब इसको तरंग के रूप में एक्सप्लेन किए, तरंग के रूप में इसको समझे, तो इनके आधार पर, और तरंग में भी कौन सा तरंग, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य वेव के फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में इन्होंने जब सोचा, तो इन्होंने इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इतना थ्योरी को, ये चार थ्योरी को इन्होंने एक्सप्लेन किया। किस आधार पे, तो वेव के आधार पे, तरंग के आधार पे। और वो भी कौन सा वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य के फॉर्म में जब इन्होंने माना, तो ये चार गो थ्योरी को प्रूव कर पाए। लेकिन अभी भी इनको भी एक प्रॉब्लम हुआ, जैसे न्यूटन दो ही चीज को एक्सप्लेन किए थे और ये चार चीज को एक्सप्लेन किए तरंग मान के, लेकिन अभी भी इनको एक एक्सप्लेनेशन इनके सामने नहीं हुआ, और वो कौन सा, ध्रुवन यानी पोलराइजेशंस। ठीक है। तो फिर अब कौन सा थ्योरी आएगा, तो फिर इन्हीं के, हाइगेंस के ही दो स्टूडेंट थे, हाइगेंस के दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था फ्रेनल, इसमें एस साइलेंट होता है, फ्रेनल पढ़ते, फ्रेनेल, और दूसरा यंग। ठीक है। फ्रेनेल और यंग, इन्होंने बताया कि लाइट जो होता है, हम भी मानते हैं कि लाइट जो होता है वो एक तरंग और वेव के रूप में होता है, इन्होंने बोला। ठीक है। ये दोनों ने मिलकर बोला कि लाइट एक वेव है, तरंग है, लेकिन इसका नेचर जो है वो अनुदैर्ध्य नहीं, इसका जो नेचर है वो अनुप्रस्थ है। इसका जो नेचर है वो क्या है, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स यानी ये प्रकाश एक तरंग है। कौन सा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। किसने बताया, हाइगेंस ने। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन यंग और फ्रेनेल ने बताया कि प्रकाश जो है वो अनुदैर्ध्य नहीं है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यानी लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकलता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश कौन सा तरंग है, तो आपको बोलना है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। यानी ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में है, और यानी कि अनुप्रस्थ रूप में। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं हम आगे तुरंत एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, अभी आप ये समझ लो। अब जब इन्होंने ये बताया कि हाइगेंस एक तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर लाइट एक तरंग है, और तरंग में कौन सा यानी वेव में कौन सा, तो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। फिर इसके थ्योरी को फ्रेनेल यंग काट के बताया कि सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, तो इन्होंने अनुदैर्ध्य छोड़ के अनुप्रस्थ माना, और अनुप्रस्थ के आधार पर पोलराइजेशंस के थ्योरी को लाया। ठीक है। यानी इसके आधार पर यह सिद्ध हो गया
ध्रुवन यानी पोलराइजेशन के आधार पर यह सिद्ध हुआ, यह प्रूफ हुआ कि लाइट जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य न होके वो एक ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ है। कैसे? यही तो मुझे 3 चैप्टर में पढ़ना है, कैसे उन्होंने प्रूफ किया, यही तो मुझे पढ़ना है। ये दोनों तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर में हम लोग कहानी जान रहे हैं कि तरंग कैसे कैसे क्या क्या प्रकाश के बारे में क्या क्या बताया गया। दूसरा चैप्टर में मुझे स्पेशली इसके बारे में पढ़ना है, व्यतिकरण इंटरफेरेंस। चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ वेव। और तीसरा चैप्टर जो आपको लास्ट है लाइट का, उसमें आपको पढ़ना है ये दोनों, विवर्तन और ध्रुवन यानी डिफ्रैक्शन। पहला में हमने थ्योरी लाइट के बारे में जानना है, दूसरा में व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, और तीसरे वाले चैप्टर में विवर्तन और ध्रुवन दोनों के बारे में पढ़ना है। और यही ऑप्टिक्स खत्म हो गया, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और पहले हम लोग ये दोनों के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो कैसे कैसे उन्होंने प्रूफ किया कि अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होके अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स है, वो हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज में नहीं थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। सेकेंड में तो मुझे व्यतिकरण ही पढ़ना है, थर्ड में ये दोनों के बारे में पढ़ना है। तो जब ये पढ़ेंगे तो उस चीज को हम लोग साबित करेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इन्होंने अपने आधार पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस दिया, तो आपने थ्योरी में देखा कि रिफ्लेक्शंस क्या होता है, रिफ्रैक्शंस क्या होता है। लेकिन जब न्यूटन के थ्योरी को काट के जब क्रिश्चियन हाइगेंस एक अपना थ्योरी दिए, तरंग सिद्धांत का वेव थ्योरी दिए, और इन्होंने बोला कि चलो ये तीनों तो ठीक है, नया थ्योरी था आपने दे दिया, लेकिन ये दोनों को भी आपने दिया, इस चीज को हम कैसे मान ले? तरंग के आधार पे हो सकता है, कणिका के आधार पे ही ये दोनों का एक्सप्लेनेशन हो सकता था, और इसके आधार पर ये दोनों नहीं हो सकता था। तो इसी चैप्टर में, जो आप चैप्टर पहला स्टार्ट किए, इसी चैप्टर में ये साबित किया जाएगा वेव यानी तरंग के आधार पर भी कि तरंग, प्रकाश को तरंग यानी वेव मान के भी हम ये दोनों थ्योरी को प्रूफ कर सकते हैं। और जब हम ये थ्योरी दोनों को प्रूफ करेंगे तो ये थ्योरी भी 5 नंबर का होगा और ये भी थ्योरी 5 नंबर का होगा, जब प्रूफ हम लोग करेंगे। और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। हम लोग अगले क्लास में, जो आपका सेकेंड या थर्ड क्लास जो होगा, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आप यहां तक समझ गए, 2 थ्योरी हम लोग बता दिए। प्रकाश के प्राकृतिक की जो व्याख्या होती है वो न्यूटन के कणिका सिद्धांत यानी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी के आधार पर, और दूसरा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस के आधार पर बताया जाता है, ठीक है। और भी कुछ थ्योरी है, पूरा लाइट के बारे में कहानी जान लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलो पहले इतना जो है वो आप नोट कर लो। इसका जो डिफिनीशन है, किस तरह से आपको लिखना है, वो डिस्प्ले पे यहाँ शो कर रहा है, आप यहाँ से इसको उतार लो। ये तो सिर्फ हम समझने के लिए बताए थे, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, लिखना इस तरह से जो डिस्प्ले पे शो कर रहा है। चलो ठीक है, तीसरे थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो तीसरे थ्योरी को जानने से पहले, तीसरा जो नेचर है लाइट का, वो जानने से पहले हम लोग जो अभी हाइगेंस के वेव थ्योरी में हम लोग जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाला थ्योरी जो पढ़े थे, उस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, समझने से पहले आपके सामने एक वीडियो से हो रहा है, इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये काम का चीज़ है। इसी के आधार पर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए। तो वीडियो तो आपने देख लिया, अब हम लोग समझते हैं किस तरह से। आपने वो इसमें 2 फिगर देखा होगा, और वो क्या क्या था। एक आपने देखा होगा इस तरह से, ऐसा आपने कुछ थ्योरी देखा, और एक आपने देखा होगा ऐसे, जब एक लेडी, एक बच्चा, छोटा सा एक बच्ची थी और एक बूढ़े आदमी थे, उन्होंने एक स्प्रिंग को इस तरह से किया था, ठीक है।
तो जब उन्होंने ऐसे ऑसिलेट करवाया था तो ऐसा 2 सिचुएशंस आया था। ये आप देखो, ये दोनों तरंग ही हैं, दोनों वेव हैं, कुछ डाउट नहीं, ये दोनों तरंग है, वेव है। अंतर क्या है, देखो ये भी यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है इन दोनों का, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर ये है, ध्यान से समझना, ये जब तरंग है, कहने का मतलब ये जो तरंग है, इस तरंग को लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, ठीक है। और इसको अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। अंतर क्या दोनों में 11th में पढ़ाया गया था, लेकिन चलो वापस फिर से इसको समझा देते क्योंकि ये यहाँ पे जरूरी है और आगे काम भी आने वाला है, तो जरूरी है समझाना। अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है ना, कि एक ऐसा वेव, ध्यान समझना, एक ऐसा वेव कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, ध्यान देना, एक ऐसा वेव कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, ठीक है, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करे वहां पे उस मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शंस में ट्रैवल करते रहे, उसी डायरेक्शंस में ऑसिलेट होते रहे। वापस फिर से मान लो एक वेव है, वो वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ध्यान समझना, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जिस मीडियम में ये चल रहा है, एक किसी न किसी ये मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा, तो जिस मीडियम में ये वेव ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, उस मीडियम के जो पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, ठीक है, वो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शंस में वाइब्रेट या ऑसिलेट करते हुए रहेंगे, ठीक है, वाइब्रेट या ऑसिलेट यानी कंपन या दोलन करते हुए रहेंगे, ठीक है। वापस समझो, ये मान लो वेव इधर जा रहा है, ये एक मीडियम हो गया चारों तरफ, तो इस मीडियम के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इस वेव के कारण ये पार्टिकल्स भी इस डायरेक्शंस में दोलन होंगे, यानी देखो ये डायरेक्शन है चलने का और इसी डायरेक्शंस में वो ऐसे ऐसे दोलित या कंपन होते हुए चलेंगे। अगर वेव ऐसे चलता, ऐसे ऊपर के डायरेक्शंस में, तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे दोलन या कंपन होता है, यानी उसी डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल्स इधर चलते तो दोलन और कंपन उस माध्यम के, जिस माध्यम में, जिस मीडियम में चल रहे उसके छोटे छोटे कण उसी माध्यम के उसी दिशा में ऐसे ऐसे कंपन होते रहेंगे, दोलन होते रहेंगे, यानी वाइब्रेट होते रहेंगे या ऑसिलेट होते हुए रहेंगे। तो ऐसे वाले तरंग को बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अच्छा, अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव क्या है ये समझते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, मान लो अब इधर एक ऐसा वेव जो एक डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन जिस माध्यम में वो चल रहा है, जिस मीडियम में चल रहा है, उस मीडियम के कण उस डायरेक्शन में न चल के उसके परपेंडिकुलरली चल रहे हैं। पहले वाले में क्या बताया कि अगर इधर वेव चल रहा है तो कण भी उधर ही दोलित हो रहे हैं, उधर ही ऑसिलेट हो रहे हैं, उधर ही वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लंबवत, ठीक है, यानी कि अगर वेव ऐसे चल रहा है तो माध्यम का जो कण है, मीडियम का जो पार्टिकल्स है, वो ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऊपर नीचे ऊपर, यानी लंबवत ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है लंबवत, फिर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका कण ऐसे ऐसे चलेगा। अच्छा, अगर ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं, तो फिर तो वो वाला हो जाएगा ऊपर वाला। अच्छा, वो ऐसे यहाँ से ऊपर, मतलब इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, इधर, यानी कि ये डायरेक्शन है तो लंबवत इधर हो जाएगा ना, तो ऐसे होते हुए जाएगा। अच्छा, नीचे में है तो ऐसे ऐसे जाएगा, तो उसी दिशा में कंपन होते हुए जाएगा उसी दिशा में, लेकिन माध्यम के कण ऐसे ऐसे होते रहेंगे, तो ये अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो लाइट, हाइगेंस बताया कि लाइट इस रूप में चलता है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव चलता है माध्यम के कण भी वैसे वैसे होते रहते हैं उसी डायरेक्शन में। लेकिन फ्रेनल और यंग बताएं कि नहीं, जिस दिशा में प्रकाश वेव, लाइट वेव जिस डायरेक्शन में चलता है, वहां पे उस मीडियम का पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलरली फॉर्म में मूव करते रहता है, परपेंडिकुलरली फॉर्म में वाइब्रेट या ऑसिलेट यानी कंपन और दोलन करते रहता है। इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना गया, ठीक है, समझ गए। ये पहले भी बताया गया था और भी आगे कुछ एक्सप्लेन जब आते रहेगा टॉपिक तो हम करेंगे, ठीक है, समझ गए बात। चलो, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो 11th में पढ़ाई गया था। चलिए, तो अब हम लोग
ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ जो भी था वो हम लोग पढ़ लिए। अब अभी तक हमने जब लाइट का नेचर हम लोग पढ़ रहे थे तो सिर्फ दो ही थ्योरी को जाना, एक न्यूटन वाला और एक हाइगेंस वाला, लेकिन और भी 2-3 थ्योरी हैं, वो क्या क्या वो भी पढ़ लेते हैं। और जो आपके सामने लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, पहला क्या था न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत, दूसरा क्या था हाइगेंस वेव थ्योरी यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तीसरा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स यानी प्रकाश तरंग का विद्युत चुंबकीय प्रकृति। क्योंकि इनको आगे आने वाले साइंटिस्ट को एक बात तो पता चल गया कि तरंग है तो प्रकाश तरंग यानी वेव है, लाइट वेव्स, लेकिन उसका विद्युत चुंबकीय प्रकृति यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर क्या होता है। तो जब आगे आपको करंट के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ऐसे केमिस्ट्री में ये सब चीज़ पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, एक ऐसा तरंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग, आपने पढ़ा हो 11 में ये भी था, ये होता है एक ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए, जिसको किसी मीडियम में, मीडियम यानी माध्यम है ना, किसी मीडियम यानी माध्यम में प्रोपेगेट होने के लिए, प्रोपेगेट यानी संचरण होने के लिए, ठीक है, प्रोपेगेट यानी संचरण होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता न हो। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग होता है जो बिना मीडियम का भी प्रोपेगेट कर सकता है, संचरित। अगर मीडियम हो तो भी ठीक है, मीडियम न हो तो भी, यानी अगर यहाँ जैसे साउंड का प्रोपेगेशन तभी हो सकता है, साउंड का संचरण तभी हो सकता है जब मीडियम है। जैसे कि हमारा आवाज आप तभी सुन पा रहे हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है तो हमारा आवाज वो तभी सुन पा रहा है, जैसे हमारा आवाज मोबाइल से जा रहा है और मोबाइल के पास से आपका आवाज जा रहा है, तो मोबाइल क्या कर रहा है, मोबाइल से जब स्पीकर से साउंड निकल रहा है और वो साउंड आप तक तभी पहुंच पा रहा है तब कब, जब आपके और मोबाइल के बीच में एक मीडियम है, हवा है बीच में मीडियम जो आपके तक साउंड को पहुंचा दे रहा है। अगर हवा बीच से हटा दिया जाए और आपके और मोबाइल के बीच में कोई हवा कोई मीडियम ना हो तो वो साउंड आपके पास नहीं जाएगा। तो साउंड को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे वेव होते हैं, एक चैप्टर भी है स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, आपको आएगा, पढ़ाएंगे वो चीज, ठीक है, ऐसे 11 में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसको चलने के लिए, इसको संचारित होने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। रहे मीडियम तो भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। और लाइट ऐसा ही तो होता है, लाइट यहाँ पे हवा है तो लाइट इधर उधर सब जगह जा रहा है, लेकिन सूर्य, सोचो सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, वायुमंडल कुछ दूर तक, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बाद पूरा फ्री है, स्पेस खाली, और फिर भी लाइट वहां से आ जा रहा है। तो अगर बीच में कोई मीडियम नहीं है तो भी लाइट यहां से यहां आ जा रहा है, तो सोचो इसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं है। तो इन्होंने बताया, एक साइंटिस्ट थे जो 1873 में 1675 और 1678 इसके बहुत सालों के बाद, समझो सेंचुरी पूरा हो रहा है, 100 साल पे एक सेंचुरी शताब्दी हो जाता है, उस 1678 में 17 आया, फिर 18 और 1873। तो इस समय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। याद रखना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब ये कि प्रकाश एक ऐसा वेव है या लाइट एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए, ट्रांसमिट यानी संचरण होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मीडियम हो तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो भी ठीक है, यानी वो हर एक कंडीशंस में वो ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसी थ्योरी को बोला गया प्रकाश तरंग का विद्युत चुंबकीय प्रकृति यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है। तो हम लोग 3 थ्योरी को समझ गए हैं, चौथे थ्योरी में अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते, तो अब हम लोग चौथे थ्योरी में चले। 3 थ्योरी पढ़ लिए, पहला थ्योरी न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, दूसरा हाइगेंस वेव थ्योरी, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स और चौथा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट।
यानी प्रकाश के प्लांक क्वांटम सिद्धांत, काफी काम का चीज है। ऑप्टिक्स जब खत्म होगा तो आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट होगा। मॉडर्न फिजिक्स में पूरा नाम मैक्स प्लांक है, तो मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, काफी काम का चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं क्या है। तो जैसे लाइट के बारे में पहले न्यूटन कणिका बताया कि कॉर्पस सेल्स है यानी कणिका है, उसके बाद बताया गया कि नहीं वेव है, उसके बाद बताया गया कि वेव यानी तरंग, उसके बाद बताया गया कि वेव है लेकिन एक कौन सा वेव, तो कौन सा नेचर, तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर, तो ट्रांसफर्स यानी अनुप्रस्थ, और किस तरह से वो मीडियम में चलता है या नहीं चलता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, यानी ये किसी भी मीडियम में चल सकता है या विदाउट मीडियम में चल सकता है, ये भी आपने पढ़ लिया। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो 1900 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मैक्स प्लांक, इन्होंने क्या बताया कि लाइट जो होता है वो लाइट जो ट्रैवल करता है वो वेव के रूप में ट्रैवल नहीं करता है। लो हो गया काम। कहने का मतलब ये है कि लाइट पहले बताया गया कि पार्टिकल कण, फिर बोला गया कि वेव, फिर इन्होंने बोला कि नहीं ये वेव के फॉर्म में नहीं चलता है। लाइट जो होता है वो एक छोटे छोटे वेरी टीनी पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे छोटे कण के रूप में चलते हैं, और वो हर एक कण, जितना भी कण होता है, हर एक कण एक एनर्जी ऑफ पैकेट के फॉर्म में होता है, एनर्जी ऑफ पैकेट, ठीक है। यानी प्रकाश छोटे छोटे बहुत सारे टीनी पार्टिकल्स के रूप में चलते हैं, और वो हर एक पार्टिकल जो होता है वो एक ऊर्जा का पैकेट रखा हुआ रहता है, यानी पूरा पार्टिकल से एक एनर्जी से भरा हुआ रहता है, एनर्जी ऑफ पैकेट के फॉर्म में रहता है। और उस एनर्जी ऑफ पैकेट का जो छोटा सा पार्टिकल्स पाया गया उसका नाम उन्होंने रखा फोटोन। क्या नाम रखा? फोटोन। हिंदी में भी फोटोन और इंग्लिश में भी फोटोन। वापस कहानी घूम घाम के वही आ गया। न्यूटन क्या बोले थे कि कणिका है, छोटे छोटे कण, कॉर्पस सेल्स के रूप में चलता है। फिर क्योंकि काट दिया गया थ्योरी, क्योंकि कुछ चीज को एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए थे। फिर वेव थ्योरी आया, हाइगेंस लाए, उनके भी थ्योरी को फिर थोड़ा सा ठीक किया फ्रेनल और यंग, और फिर वही चल रहा था काफी दिन के बाद, क्योंकि 1873 तक तो वही चल रहा था, है ना। 1900 के पहले तक वही चल रहा था, लेकिन फिर से 1900 के बाद एक नया वैज्ञानिक है जिनका नाम आया मैक्स प्लांक। उन्होंने बताया कि नहीं, पार्टिकल्स, लाइट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलता है, और हर एक पार्टिकल एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट रखता है। थोड़ा सा न्यूटन के बाद को चेंज किया गया, और वो छोटे छोटे वो जो एनर्जी का पैकेट होता है उसका नाम फोटोन होता है। और इसी थ्योरी को यूज करके, फोटोन वाले थ्योरी को, यानी मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, इसको मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा गया। इन्होंने क्या बताया? मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यही बताया गया कि प्रकाश, एक लाइट जो होता है वो छोटे छोटे वेरी टीनी पार्टिकल्स के फॉर्म में किसी मीडियम में संचारित करता है, प्रोपेगेट करता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी ऑफ पैकेट यानी ऊर्जा का एक पैकेट रखता है, जिसको फोटोन कहा जाता है। और यही सिद्धांत मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, या प्रकाश के प्लांक क्वांटम सिद्धांत आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और इसी थ्योरी का यूज करके 1905 में, 5 साल बाद, बहुत फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी, यानी मैक्स प्लांक के जो साइंटिस्ट हैं उनका क्वांटम थ्योरी का यूज करके इन्होंने एक बहुत बड़ी ठीक है थ्योरी को प्रूव किए। काफी काम का चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन इसके बारे में अभी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स का कहानी है। यहां से स्टार्ट ही हुआ है मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी, लेकिन लाइट का नाम आया है तो लाइट के बारे में थोड़ा सा बता दिया जा रहा है। 7 चैप्टर खत्म होने के बाद 5वां स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 4 उधर खत्म हुआ और आज एक स्टार्ट हुआ, तो 5, 2 और खत्म होने के बाद जैसे ही आपका पहला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट होगा, लाइट के बाद मॉडर्न फिजिक्स ही आएगा, तो उसमें ये चीज क्वांटम सिद्धांत के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया जाएगा, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। काफी काम का चीज है। सोलर सेल, इस सब का निर्माण इसी थ्योरी को पढ़ के किया गया। सोलर सेल, समझ रहे हो आप? सोलर सेल, बहुत सारे चीज, ये सब
बल्ब, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, ये सब चीज का इसी सब थ्योरी पे ये हुआ है, सबका डिस्कवर इन्वेंशन हुआ है। तो काफी काम का चीज है, बहुत इंटरेस्टेड चीज है। आगे हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है ना कि एक मेटल सरफेस होता है, धातु की सतह, मेटल सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, यानी लाइट जब इस पे गिरता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है ना। एक धातु की सतह मेटल सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करवाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और उस घटना को, उस फिनोमिनन को प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, सब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के आधार पर लाइट को एक छोटा छोटा एनर्जी के पैकेट के रूप में, जिसको फोटोन कहा गया, ये बताया गया। और इस थ्योरी को प्रूफ करके, क्योंकि फोटोन के पार्टिकल्स को वहां पे डाल के, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की 1905 में, ठीक है। और यानी कुल मिला के ये समझा गया कि न्यूटन जो है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और अपवर्तन दो थ्योरी को दिए थे। अभी वो है अपने पास, देखो न्यूटन जो है वो सिर्फ यही दो थ्योरी दी है, ठीक है। हाइगेंस वो दोनों के अलावा दो और थ्योरी दिए, लेकिन एक नहीं दिए थे। फिर यंग, फ्रेनल और यंग इसको भी दे दिए, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब धीरे धीरे खोज डिस्कवर होते गया, हर एक समय कुछ ना कुछ नया खोज होते हुआ है, तो पता चला कि लाइट के कुछ और भी फिनोमिनन होते हैं जो लाइट को वेव मान के नहीं पॉसिबल था, तो लाइट को फिर से पार्टिकल मान दिया गया, ठीक है। तो और देखा गया कि जब लाइट को पार्टिकल माना गया तो फिर से प्रॉब्लम ये हुआ कि ये दोनों एक्सप्लेन हुआ और ये सब एक्सप्लेन होना बंद। और अगर लाइट को पार्टिकल मानने पे ये दोनों एक्सप्लेन हो पा रहा है और एक ये एक्सप्लेन हो पा रहा है, और वापस ये तीनों एक्सप्लेनेशंस बंद, वेव मान रहे हैं तो ये सब एक्सप्लेन हो जा रहा है, लेकिन अभी भी एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो फिर फाइनली साइंटिस्ट एक और थे जो जिनका नाम था डी ब्रोगली, ठीक है। क्या नाम था, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। एक नया साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, जिन्होंने फाइनली कंक्लूजन निकाल दिया, एक निष्कर्ष निकाल दिया कि लाइट हैज डुअल नेचर। काफी बड़ा सेंटेंस है ये, देखने में छोटा है, लवंगिया में चाहिए ये। लाइट हैज डुअल नेचर यानी प्रकाश के द्वितीय गुण, यानी इसके दो गुण हैं, ठीक है। द्वितीय ना बोल के द्वैत गुण बोला जाता है, सॉरी द्वैत, ठीक है। प्रकाश के द्वैत गुण यानी लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट के पास दोनों गुण है। इन्होंने ये बता दिया कि कुछ थ्योरी को कण पार्टिकल्स मान के यानी कण मान के प्रूफ कर पा रहे हैं, कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तरंग मान के यानी वेव मान के, तो इसीलिए इसके पास डुअल नेचर है। किस कंडीशंस पे ये कौन सा नेचर बिहेव करता है वो हम लोग सब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और यही तो आपके मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। मैटर, लाइट्स एंड मैटर हैव डुअल नेचर, मैटर्स के पास भी डुअल नेचर होते हैं, कैसे वो आगे पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स जैसे आपका लाइट खत्म होगा और मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगा, तो उसका सबसे पहले चैप्टर का ही नाम है मैटर एंड लाइट हैज डुअल नेचर, या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण और पदार्थ, विकिरण और पदार्थ का द्वैत गुण, पहला चैप्टर ही पढ़ना है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे पहले चैप्टर्स में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इस आधार पर ये है लाइट का कहानी, लाइट को कैसे कैसे वेव माना गया कि पार्टिकल माना गया या दोनों माना गया, क्यों माना गया, कैसे माना गया, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही करते हैं। बाकी अगले क्लास से हम लोग जो थ्योरी स्टार्ट करेंगे वो 5 नंबर का टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग वेव थ्योरी को मान के, लाइट को वेव मान के यानी तरंग मान के, हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्योरी को सिद्ध करेंगे यानी प्रूफ करेंगे, जो काफी काम का होगा। दोनों में से कोई एग्जाम में आ सकता है और जो भी आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, तो काफी काम का चीज होगा। इसके बारे में पूरा आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा कि आपको किस तरह से लिखना है, ग्रुप में PDF भी जाएगा, इस चीज को आप समझ लीजिए और फिर आप वहां से नोट्स बना लेना यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आपको ये वीडियो देख के नोट्स बनाओ, और अब आपके पास मजबूरी है वीडियो के थ्रू ही पढ़ना। कारण हम आपको बता देते हैं कि 3 मई को उम्मीद नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा, और अगर खुल भी गया, भगवान करे खुल जाए, लेकिन अगर खुल भी गया तो ऐसा आप मत सोचना कि इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेज, स्कूल्स वगैरह खुल जाएगा।
नहीं, अगर खुलेगा भी तो कुछ चीज़ों खुलेगा, क्योंकि अभी तक कंट्रोल नहीं है कोरोना, है ना। तो जिसके कारण से अगर खुलेगा तो दुकान वगैरह खुलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी बच्चा के मामले में रिस्क नहीं लेगा। तो कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस को वो कभी ओपन नहीं होगा, अभी करने नहीं देगा। जब पूरा सब चीज खत्म हो जाएगा, कोरोना का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जब केस मिलना बंद हो जाएगा, तभी आप पॉसिबल समझना कि इंस्टीट्यूशंस खुलेगा। तो अगर आप जो 2-3 महीना बैठ जाओगे, पूरा का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि इतना सिचुएशंस होने के कारण, इतना बंदी होने के कारण आपको ऐसे ही एक गवर्नमेंट पास करवा दे, हो सकता है, मान लो करवा दिया पास, लेकिन नॉलेज तो नहीं ना हो पाएगा। आप 12th का डिग्री ले लोगे, उसके बाद अगर पढ़ना होगा तो 11-12 कुछ पढ़े ही नहीं, बस कहानी नील हो जाएगा। तो इसीलिए पढ़ो, वीडियो आपका मजबूरी हो गया पढ़ने, इसीलिए हम आपको मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हमको भी कुत्ता काटे हुए नहीं है कि हम अपना सब चीज़ छोड़ के पढ़ने आ रहे हैं। वीडियो को देखिए, थोड़ा समझिए, पढ़िए, होमवर्क्स कंप्लीट कीजिए, ये सारे थ्योरी को पढ़ के याद कीजिए, काफ़ी काम का चीज़ है, ठीक है ना। आपके भलाई के लिए बोला जा रहा है, पढ़ना तो आपको है ही, तो थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि सारा टाइम तो छुट्टी मिल ही रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करोगे वो आपके काम पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपके फैमिली का भी फ्यूचर डिपेंड करता है, सब कुछ आप ही पे डिपेंड करता है। तो सोचो समझो कि मेरे लिए क्या करना है, क्या करना सही होगा, पढ़ना सही है कि नहीं, और फाइनली कंक्लूजन ये निकलेगा कि पढ़ना अभी सही है, जो बाद में जो करना होगा करेंगे, लेकिन अभी पढ़ने का एज है, स्टूडेंट का गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो आप पढ़ो, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है।